कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जी पधार चुके हैं। आस्था का महत्व है और इसी महत्व को प्रतिस्थापित करने के लिए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं मुख्य वक्ता महोदय से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन कर आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। यह महोत्सव है राष्ट्र के जागरण गोष्ठी में एकत्र हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव भ्रांतियों का निवारण का महापर्व। और इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के परिचय के लिए मैं आदरणीय जिला मंत्री महेंद्र कुमार जी शर्मा विद्यावार्ती को आमंत्रित करूंगा कि वो अतिथि परिचय। मंच पर विराजमान अतिथियों का परिचय। मेरे दाईं ओर प्रथम कुर्सी पर विराजमान श्रीमान डॉक्टर सर्जन सामान्य चिकित्सालय बूंदी आज के इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं। आज के इस कार्यक्रम के आप अखिल भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। आप विद्या भारती के पूर्व छात्र रहे हैं, पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं, अभिभावक भी रहे हैं। आपका केंद्र अभी हापुड़ में है। उनके महेश्वरी समाज के अध्यक्ष हैं और बूंदी नगर के प्रमुख व्यवसायी के नाते विद्या भारती की विद्युत जन परिषद उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। आप इस विद्युत परिषद के बूंदी जिले के सह संयोजक के नाते और कार्य देखते हैं। आप सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं। उनके बाईं ओर श्रीमान त्रिभुवनपति जी गौतम, आप सीपीओ से सेवानिवृत्त हैं और अपनी जो विद्या भारती है बूंदी जिले की उसके आप माननीय जिलाध्यक्ष के नाते काम देखते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का श्रीफल एवं
मातृ प्रणाम। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। यह महोत्सव है राष्ट्र के जागरण गोष्ठी में एकत्र शिराओं में शब्द शोणित भरते हैं और वह समाज भर जाता है जिसके शब्द डरते हैं। एक ऐसी ही निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर लक्ष्मण लाल जी गुर्जर से रघुवर को प्रणाम करते हुए ये मंचासीन आज के मुख्य वक्ता श्रीमान अनिश जी भट्टाचार्य साहब को और मंच पे विराजमान सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी प्रबुद्ध जनों जो उपस्थित हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। युग बदलते हैं, समय बदलता है, हमारी परंपराएं भी बदलती हैं। नहीं बदलता तो हमारा जीवन और जीवन के प्रति अनुराग और आगे बढ़ने की जो लालसा है और निरंतर प्रगति की जो लालसा है अपने धर्म की, अपने ध्येय की, वो नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। आज का जो विषय है कि हम हमारे नायकों का स्मरण करें, तो सनातन धर्म आदिकाल से अनादिकाल से जब से पृथ्वी बनी है तब से चला रहा है। कुछ धर्म 1500 साल पुराने हैं, कुछ 2000 साल पुराने हैं, लेकिन हम कितने पुराने हैं इसके बारे में कोई निश्चित थ्योरी नहीं है। अनादिकाल से हम कर रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा कोई एक नायक नहीं हो सकता क्यों, और न हमारी कोई आज़ादी हो सकती है, क्योंकि हम कभी परतंत्र नहीं रहे। मेरा मानना है कि हम पराधीन हो रहे हों लेकिन हम परतंत्र नहीं रहे। हमारे दिलों पर किसी ने अधिकार नहीं किया, हमारे धर्म पर किसी ने अधिकार नहीं किया, हमारी भूमि पर किसी ने अधिकार भले ही किया हो, हमारी राज्य पर किसी ने कुछ समय अधिकार किया हो। लोग कहते हैं मुगलों ने इतने साल राज किया, मैं कहता हूँ मुगलों ने पूरे भारत में कभी राज्य नहीं किया, कुछ छोटे से हिस्से में उनका राज्य रहा है, बाकी टाइम हमेशा खुला रहा है। समुद्रगुप्त ने पूरे विश्व पर राज किया है, स्कंदगुप्त ने पूरे विश्व पर राज किया है, कनिष्क ने पूरे विश्व पर राज किया है। हो सकता है अंग्रेजों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया हो, लेकिन हम परतंत्र तब भी नहीं थे, हम पराधीन नहीं थे। हमारे मन अभी भी खुले थे, तब भी खुले। हमारी निरंतर ऋषि परंपराएं तब भी चालू थी, आज भी चालू है। आज भी हम जो संघ के माध्यम से, भारतीय विद्या निकेतन के माध्यम से जो कर रहे हैं वो एक अलग ही अनुष्ठान है। मैं कहना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहूँ तो मैं भगवान श्री राम को ही स्मरण कर सकता हूँ कि भगवान श्री राम से बड़ा नायक हमारे लिए कोई हो नहीं सकता, है नहीं। अनेक नायक आएंगे, आते चले गए, आते रहेंगे, लेकिन भगवान राम वहाँ पर स्थित है ध्रुव की तरह जहाँ पर हमेशा वो स्थिर रहेंगे। एक कमल नयनम राजीव लोचनम, उठे हुए सिंह के समान कंधे, लंबी आजानो भुजाएं, उन सबको रख करके भगवान ने जो हमें दिया है, जो आदर्श दिखाया है, मैं उसका स्मरण करना चाहता हूँ कि मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने रावण के जो स्लीपर सेल थे यहाँ पर, जैसे ताड़का, सुबाहु और बारिशी थे, उनको मात्र 15 साल की उम्र में भगवान ने यहाँ से मार के भगाया। जब रावण उनके पास पहुँचता है, जब ये रावण वहाँ पर पहुँचता है, इसका उल्लेख करता है, मैं बताता हूँ आपको बाद में। और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। आपको शायद लगता होगा कि पिता के कहने पे भगवान राम वन को गए, लेकिन मैं कहता हूँ पिता ने तो कभी कहा ही नहीं कि वो वन जाए, केवल माता के कहने पर वो वन गए। और ऐसा दूसरा उदाहरण संसार में नहीं है कि अपनी सौतेली माँ के कहने पर, जिसको राज्य मिल रहा था आज सुबह, वो सारे इस राज्य को त्याग करके वन को चला जाए। केकई के कहने पर गए, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िए, केकई के कहने पर गए, दशरथ जी ने कभी कहा ही नहीं कि तुम वन जाओ। जब माता केकई ने सुमंत्र को बुलाया और उन्हें वन जाने का आदेश सुनाया, तो सुमंत्र ने साफ मना कर दिया कि मैं आपका सेवक नहीं हूँ महारानी, मैं तो महाराज का सेवक हूँ, मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूँ कि वन जाए। ये महाराज अचेत है, तो जब महाराज को चेतना आ जाए तब आप मुझे बुला लें तो मैं आदेश सुना सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं सुनाऊंगा। तब भगवान श्री राम को सीधा माता के कहने बुलाया, उनसे बात कही और उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो महाराज चाहते हैं, क्योंकि महाराज अचेत है इसलिए नहीं कह सकते, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो भगवान राम के बारे में वाल्मीकि ने वहां लिखा है, जहाँ भगवान राम कहते हैं कि रामो द्विनाभि भाषते, राम दो तरह की बात नहीं करता, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगा। और केवल माता के कहने पर ही भगवान राम वन को चले गए, पिता के कहने पर गए ही नहीं। भगवान राम में दूसरी आप चीज देखिए स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए कि उनकी पॉजिटिविटी, वो हमेशा सकारात्मक है, कभी भी नकारात्मक वो हुए नहीं। जब भगवान राम माता कौशल्या के पास पहुंचे और उनको बताया
कि भाई वो वन जा रहे हैं, तो माता ने उनको कहा कि तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, पिता ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, तुम्हें राज्य मिलने वाला था, तुम्हें वन दे दिया गया है। तो भगवान राम की पॉजिटिविटी देखिए, सकारात्मकता देखिए। भगवान राम ने कहा कि नहीं, आपको किसने कहा कि मुझे राज्य नहीं दिया गया, मुझे राज्य दिया गया है। और तुलसीदास जी ने वहां लिखा है कि पिता दीन ही मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़काजू। पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां मेरे सारे बड़े काम होने वाले हैं। और दशरथ का बेटा राम सरयू के इस पार राम बनकर गया, और जब रावण को मार कर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के आया। जो कष्ट उठाता है वही नायक कहलाता है, और वो कष्ट उठाने के बाद ही सब नायक बनते हैं। नव गति न बलय हम, साथ रहे हो कर निर्भय, मुक्त कंठ से रसो दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। नवयुग की नवगति वीर सभी वे, हुए देश हित जो बलिदान, यह निश्चय मुक्त कंठ से रसो दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। 57 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसका वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक बाद अनेक आंदोलन हुए, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, धर्म सुधार के रूप में आंदोलन, और इस समस्त आंदोलन की पृष्ठभूमि लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का आविर्भाव होता है, और 1947 में हमें स्वाधीनता प्राप्त होती है। इस 2022 के वर्ष में तो स्वाधीनता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव होने जा रहा है, और उसी विषय को प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमान अमरीश जी भटनागर भाई साहब, अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उद्बोधन को उचित करें। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आगामी 15 अगस्त 75 वर्ष पूरे करेंगे हम, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे लगता नहीं कि जिनका उस परतंत्र भारत में जन्म हुआ हो, ऐसे कोई अपने बीच में आज उपस्थित। 75 वर्ष स्वतंत्रता को हुए, इससे अधिक आयु वाले जो होंगे, ऐसे कुछ शायद अपने बंधु यहाँ पर इनको हो सकते हैं, परंतु सामान्य रूप से एक पीढ़ी वह या तो चली गई या धीरे धीरे जा रही है, जिन्होंने परतंत्र भारत की उस वायुमंडल में भी श्वास लिया। कभी भी परतंत्रता की वायु में श्वास नहीं लेना पड़ा। हम सब स्वतंत्र भारत में ही जन्म लेने वाले सौभाग्यशाली भारतीय हैं। परंतु यह जो 15 अगस्त को मनाए जाने वाला एक स्वतंत्रता का पर्व है, यदि इसकी केवल बात करें तो क्या यह इस दिन स्वतंत्रता अर्जित की? मैं जरा अपनी बात को एक टेढ़े से प्रश्न से शुरू करूं। प्रायः विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में बात करता हूं। आप प्रबुद्ध जनों की तिथि, इस तिथि को उनका जन्म हुआ था, इस तिथि को उनका स्वर्गवास। किसी भी घटना के, किसी भी जीवन के प्रारंभ होने और अंतिम होने की कोई भी तिथि निर्धारित हो सकती है। भारत स्वतंत्र कब हुआ, ये हम सब लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं, हमको बचपन से बता दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 की तिथि सबको मालूम। अब अगर इसमें यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत फिर पराधीन कौन सी तारीख को हुआ, यदि स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो किसी दिन जो देश स्वतंत्र हुआ है वो किसी दिन परतंत्र भी तो हुआ। वो परतंत्र होने की तिथि किस दिन भारत परतंत्र हुआ, इसकी कोई तिथि इतिहास की किसी पुस्तक में हमको किसी कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती, बताई जाती।
और हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हुए, तो अगर परतंत्र नहीं थे तो स्वतंत्र कैसे? अभी कार्यक्रम के संचालक महोदय ने वहां से कहा कि 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों का शासन यह प्रारंभ हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में धोखा देकर उसके मंत्री को अपने साथ जोड़कर यदि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह युद्ध जीत लिया था तो क्या उससे भारत भर पर पूरे भारत पर अधिकार हो गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो तब नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पूरे भारत पर अधिकार उस दिन हो गया? प्लासी के युद्ध से अगर भारत पर अधिकार हो गया होता 1757 में, तो फिर 1764 में बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? प्लासी और बक्सर की बहुत दूरी नहीं है। बक्सर का युद्ध होने का कारण क्या था? तो एक और युद्ध करके अपनी सत्ता को स्थापित करना ही उद्देश्य नहीं रहा। 1764 के बक्सर के युद्ध से प्रारंभ करें, 1857 जिसका उल्लेख फिर हमारे संचालक बंधु ने किया, इन 100 वर्षों में भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम शांत बैठकर अंग्रेजों को अपना राज्य स्थापित करने दे रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस देश के शौर्य ने, ब्रिटिश गजट कहता है, 38 बड़े युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को लड़ने पड़े। 100 वर्ष में 38 बड़े युद्ध, अनेक आंदोलनों की चर्चा हुई। इसलिए ये शीर्षक दिया गया आज के कार्यक्रम को, भ्रांतियों के निवारण का महापर्व। आज 75 वर्ष पूरे होने पर कम से कम हमको ये विचार, प्रबुद्ध जनों को ये विचार अवश्य करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में हम किसी दिन परतंत्र थे, पराधीन थे? सत्य यह है कि पूरा भारत किसी एक दिन भी पराधीन नहीं हुआ, किसी भी सत्ता का पराधीन नहीं हुआ। जहां पर वह सत्ता स्थापित नहीं कर पाए वहां पर उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए होंगे। अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, म्यांमार राज्य कहलाता है उस समय का, बर्मा ब्रह्मदेश को अलग हुआ, मालदीव अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, नेपाल और भूटान भी अलग हुए, देश बन गए। देश की हमारी मातृभूमि के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसका क्रम 1947 में पाकिस्तान के साथ हमारे विभाजन के रूप में दिखाई दिया। बाद में उसके लिए टुकड़े हुए और 1971 में बांग्लादेश भी उसका एक भाग अलग हुआ। यह जो मातृभूमि के विभाजन की व्यथा है, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के आनंद से कहीं अधिक है। कठिनाई यह है, मैंने जो निवेदन किया, 75 वर्ष पूरे होने पर ऐसा कोई व्यक्ति आज समाज में सक्रिय जीवन जीने वाले लोग कम मिलेंगे जो उस समय की कठिनाई बता सके। क्योंकि स्वाभाविक है, जिनको उस समय का कालखंड स्मरण होगा, ऐसे लोगों की आयु 80 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम का बालक कुछ स्मरण बहुत नहीं रह पाता बड़े होने पर। तो जिनकी आयु उस समय भी 5 वर्ष रही होगी, उससे अधिक रही होगी, वे लोग आज सक्रिय जीवन में शायद ही मिलेंगे। और जो मिलेंगे वो शायद सुनी हुई बात बताने वाले हो सकते हैं, जिनके ऊपर वह कठिनाइयां गुजरी उसको बताने वाले लोगों की संख्या कम। और इसलिए सबसे पहले इस प्रबुद्ध जनों के बीच में जो निवेदन मुझे करना आवश्यक लगता है, जब कहा गया कि भ्रांतियों के निवारण का महापर्व है, तो पहली भ्रांति हम सबको यह स्पष्ट होनी चाहिए, और केवल हमें स्पष्ट होनी चाहिए ऐसा नहीं, हम अन्य अपनी अगली पीढ़ी को स्पष्ट करें। भारत किसी भी दिन, पूरा भारत देश पराधीन नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, यह स्वतंत्रता पूरे भारत की स्वतंत्रता नहीं थी। दोनों दृष्टियों से निवेदन कर रहा हूं, न तो उस दिन पूरा भारत पराधीन था जो स्वतंत्र हुआ, और न ही 15 अगस्त 1947 को भारत का एक बड़ा भाग, वो चाहे निजाम हैदराबाद का रहा हो, चाहे वो जूनागढ़ की रियासत रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर आज का जो विषय है वह रहा हो, यह क्षेत्र उस दिन भी पूरा स्वतंत्र नहीं हुआ। तो जरा विचार करने वाली दूसरी बात अपने लिए है, प्रबुद्ध जरूर, यदि हम स्वतंत्र हुए ऐसा मान भी लें, और परतंत्र होने की कोई तिथि भी हमको नहीं बताई पढ़ाई जाती है, हमने नहीं पढ़ी इतिहास में, तो जरा विचार करने की दूसरी बात है, हम परतंत्र हो क्यों गए? परतंत्रता यदि एक दिन हम कोई निश्चित नहीं बता सकते हैं, तो परतंत्रता का यह जो जाल हमारे ऊपर कसा गया,
ये क्या एक दिन का, एक साल का, एक दशक का विषय? 1757 से 1857 की चर्चा तो मैंने कर ली। 1857 का युद्ध भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं था। हम सब लोग जानते हैं 1857 का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के विरुद्ध है। कारण उसके आपको कुछ बताए जाते हैं। बहुत सारे ब्रिटिश राज्य के खिलाफ राजा महाराजा खड़े हो गए अपनी अपनी रियासतें बचाए रखने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी हमारे एक विचारधारा के लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि रानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार के जो अन्य लोग थे, ये कोई भारत की स्वतंत्रता से इनका लेने देना कुछ नहीं था। ये तो वे लोग थे जिनके रियासतों को उनके पास कोई वारिस नहीं था, इसलिए लॉर्ड डलहौजी की उस नीति के तहत वो भारत को एकात्म करना चाहता था डलहौजी, और उसकी नीति के विरुद्ध उनको अपनी रियासतें बचानी थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी बचाने के लिए लड़ी, उसका कोई भारत की स्वतंत्रता से लेना देना। यह इतिहास को मूल विचार से ही बदल के हमारी अगली पीढ़ी को वहां से काट कर रख देने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो भारत की स्वतंत्रता के पहले नहीं रचा गया। भारत का सत्ता हस्तांतरण भले ही हो जाए, अंग्रेज इस देश में से चले जाएं और इस देश के नेताओं को यहाँ की सत्ता भले ही दे जाएं, परंतु अंततः अंग्रेजों की सत्ता हस्तांतरण के बाद भी मानसिक रूप से उनकी गुलामी इस देश में चलती रहे, यह आवश्यक। और उसलिए योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक इस देश को बताया गया कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उसके लिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने शब्द उपयोग किया, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय यानी सिपाही, सामान्य हिंदी में, म्यूटिनी यानी विद्रोह। ये सिपाहियों का विद्रोह था। उनको भड़काकर, ये बताकर कि जो कारतूस उनको सप्लाई किए जा रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया गया। और इसके कारण अनेक सिपाही, उसके लिए शब्द उपयोग किया हमारे साहित्यकारों ने, इरफान हफीज साहब भी कहते हैं, कुछ सिरफिरे सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे भारत माता के सपूत, भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने वाले नहीं थे। मंगल पांडे वो स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाला व्यक्ति नहीं माना गया। उसे बता दिया गया कि वो केवल सिरफिरा सिपाही था, और उसके कारण से अनेक लोगों ने, ऐसे उसके जैसे अनेक सिरफिरे सिपाहियों ने इस देश में ब्रिटिश फौज के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये विद्रोह था, म्यूटिनी थी। जिन हिंदी साहित्यकारों ने भी उसके लिए शब्द उपयोग किया, उन्होंने भी फारसी का शब्द गदर इसके लिए उपयोग किया। फिल्मी बनी। गदर का अर्थ भी विद्रोह होता है। यह भ्रांति नंबर 2 है कि यह सिपाही विद्रोह था। सिरफिरे सिपाहियों ने विद्रोह किया, उनको ही भारत धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया था, सूअर और गाय की चर्बी की बात बताकर, और इस कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उसके साथ साथ ऐसे राजा, ऐसे नवाब, सुल्तान, जिनको अपने अपने रियासतों की रक्षा करनी थी, उनको चिंता लग रही थी कि कहीं ब्रिटिश राज्य इनको हमें हड़प न ले, हमारी रियासतों को, इसलिए अपने राज्य को बचाए रखने के लिए वो इन सिरफिरे सिपाहियों के साथ जुड़ गए और इस तरह से एक विद्रोह का वातावरण पूरा कर दिया। यह सत्य नहीं है, यह भ्रांति हमको बताई गई, पिछले 75 वर्षों में बताई गई। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो लिखा था, उन्होंने म्यूटिनी शब्द का उपयोग किया, यह उनके हितों को सिद्ध करने वाला था। परंतु हमारे भारतीय साहित्यकारों ने भी जब उसके लिए विद्रोह और म्यूटिनी शब्द या विद्रोह और गदर शब्द उपयोग किए हैं, तो अपने लिए भी विचार करने वाली बात है कि हमने अपनी अगली पीढ़ी को क्या बताने का प्रयास किया। इस देश के किसी, इस भारत माता की किसी सपूत को इस देश की स्वतंत्रता की चिंता नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से वापस भगाने की चिंता नहीं थी। सबकी चिंता का विषय यह था कि उनके राज्य बचे रहने चाहिए, और इसलिए उन्होंने सिपाहियों को बढ़ाया। यह हमारे लिए विचार करने का विषय है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या बताएं। अपनी अगली पीढ़ी को बताने के लिए यह दूसरी भ्रांति अपने को स्पष्ट करना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए। पूरा भारत कभी भी पराधीन नहीं था, और जो स्वतंत्रता संग्राम था वह स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर ने वही लंदन के इंडिया हाउस के संग्रहालय में, वहां के पुस्तकालय में, वहां के रिकॉर्ड को खोजकर उन्होंने जो जानकारी संकलित की उसको अपनी पुस्तक में लिखा। यह जानकारी भारतीय सूत्रों से प्राप्त नहीं थी,
इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में ब्रिटिश रिपोर्ट्स थी, जिनके आधार पर इस देश में भारत को परतंत्र करने के सारे षड्यंत्र की जानकारी, उसमें चलने वाला जो भी कुछ उसके पीछे का षड्यंत्र था, उसकी जानकारी को सावरकर इस देश के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से। परंतु दुर्भाग्य का विषय कि 75 वर्षों में उस वीर सावरकर को भी कहीं माफी वीर सावरकर, आज सोशल मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के प्रति आप कौन सा विचार रखेंगे? मेरे नैरेटिव, मेरे विचार से भिन्न यदि कोई भी सोच रहा है तो मैं उसे मान्यता नहीं दूंगा। ये जो भ्रांति गढ़ी गई, ये तीसरी भ्रांति थी। हमको बताया गया भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तो शुरू ही 1920 के आसपास हुआ, जब महात्मा गांधी सार्वजनिक जीवन में आए। छोटे छोटे कार्यक्रम चलते थे, छोटे छोटे आंदोलन चलते थे, और उन आंदोलनों के बाद धीरे धीरे, ये वो 1920 मैंने वर्ष ही उल्लेख किया, तिलक महाराज के स्वर्गारोहण का वर्ष है। 1920 में लोकमान्य तिलक ने यह लोक छोड़ा। लोकमान्य तिलक के पहले से जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वो किसके विरुद्ध था? क्या वो इस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था? जिनको स्वयं गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा, ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्या वह इस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था? क्या जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, वह क्या इस आंदोलन का भाग नहीं था? क्या 1905 में आने वाला बंग भंग का विरोध करने वाला आंदोलन, बंगाल के 2 टुकड़े करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल नाम से, उसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ 1905 में। क्या वह भारत की स्वतंत्रता के लिए या अंग्रेजों की सत्ता का विरोध करने के लिए आयोजित होने वाला आंदोलन नहीं था? विचार करने वाली बात यह है, सन्यासी आंदोलन, उसको भी नाम दिया गया सन्यासी विद्रोह। यह सन्यासी आंदोलन जिसकी पृष्ठभूमि पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा, जिसमें गीत है वंदे मातरम, उस वंदे मातरम जिसको स्वतंत्रता का मंत्र मानते हुए हजारों लोगों ने अपने जीवन गंवा दिए, पुलिस की गोली के शिकार हुए, जेलों में अपने जीवन काट दिए, फांसी पर लटक गए। वह वंदे मातरम हमने इग्नोर कर दिया, हमने उसको सोच ही लिया कि यह भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों किया ऐसा? वह केवल हमारा नैरेटिव, एक विशेष विचार, एक विशेष परिवार, एक विशेष राजनीतिक दल, उसको अपनी मान्यता दिलाने के उद्देश्य से यह भ्रांति निर्मित की गई, जानबूझकर निर्मित की गई। मैं जो बातें आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, मेरा राजनीतिक वक्तव्य नहीं। मैं प्रायः कहता हूं प्रबुद्ध जनों के बीच में मैं जो बोल रहा हूं उसके मैं प्रमाण, उसके मैं संदर्भ भी आपको साथ साथ कहीं कहीं बता भी रहा हूं, बता दूंगा, बता सकता हूं। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, प्रबुद्ध जनों के बीच में ये चलता है। एटलीस्ट वी में एग्री टू डिसएग्री, हम लोग इस बात पर भी सहमत हो सकते हैं कि मैं और आप एक दूसरे से असहमत हैं, इस बात पर ही हमारी सहमति हो सकती है। परंतु जो तथ्य हैं उनको बदला नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। भ्रांति क्रमांक 3, यह जो आंदोलन थे, इससे पहले के आंदोलन 1857 तो बहुत पुरानी बात हो गई, 1905 का आंदोलन, बंग भंग का आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, छोटा नागपुर में होने वाला आंदोलन, झारखंड जो आज बन गया है, वहां के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, नील सत्याग्रह, बहुत बाद में चंपारण की चर्चा आती है, जहां से पहला आंदोलन यह गांधी जी ने प्रारंभ किया, नील बोने वाले किसानों का आंदोलन। उसके पहले दांडी मार्च से उनका राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ होता है। ये जो सारी घटनाएं हैं, यह एक दिन में होने वाली घटनाएं नहीं थी। यदि उससे पहले जन जागरण न होता तो शायद यह देश स्वतंत्रता के लिए विचार भी नहीं कर पाता। स्वतंत्रता का वातावरण बनाने के लिए जो लोक जागरण का, जन जागरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वह किसी भी दिन इस देश में शांत नहीं हुआ था।
और इसलिए कोई एक विशेष व्यक्ति इसके लिए नेतृत्व का हकदार मान लिया जाए कि उसके नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यह संभव है। हाँ, ये हो सकता है कि सबकी भूमिका थी, हम किसी को न इग्नोर कर सकते और न किसी के बारे में हमें ये कहना चाहिए कि उसका कोई योगदान नहीं। अहिंसक आंदोलन हुए होंगे, क्रांतिकारी आंदोलन हुए होंगे, काकोरी कांड या चौरा चौरी की घटना हुई होगी। हिंसक अहिंसक सब प्रकार के आंदोलनों को मिलाते हुए खंडन करें। आवश्यकता इस बात है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को तथ्य बताएं, निरपेक्ष सत्य बताइए, वास्तविकता उनको बताई जानी चाहिए और वह वास्तविकता वह पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कम अभी तक तो नहीं दिखाई देती। इसलिए प्रबुद्ध जन होने के कारण समाज में हमारी बात को इस नाते से मान्यता मिलती है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, ये जो कहेंगे सच कह रहे होंगे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा निवेदन है, जन जागरण का यह तरीका, यह बताना अपनी अगली पीढ़ी को कि हमें स्वतंत्रता मिलने के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन बलिदान कर दिए, उनको लेकर हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसा सोचना चाहिए, यह अपने लिए भी विचार करने की एक बड़ी आवश्यक है। भ्रांति ने एक और हमको बताया गया 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज स्थापित हो गए और देश गुलाम से प्रश्न पूछना चाहता हूं, फिर राणा प्रताप हल्दी घाटी में पिकनिक मना रहे थे, वो इस देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध नहीं था क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जाने के बाद अरावली की और सतपुड़ा की घाटियों में छुपे हुए मावले, उनके सैनिक जो दिन भर छुपे रहते थे उन घाटियों के अंदर, पहाड़ियों के अंदर, गुफाओं के अंदर, और रात्रि में आक्रमण करते थे, वे किसके लिए युद्ध कर रहे थे? वो इस देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध नहीं था क्या? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके चारों साहिबजादों का जो बलिदान हुआ, 2 युद्ध में गए और 2 को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, वो किस लिए था? वो क्या इस देश की केवल राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए था? क्या इस देश को आक्रांताओं से मुक्त कराने, अत्याचारी शासन से मुक्त कराने के लिए किया गया यह युद्ध नहीं था? प्रत्यक्ष युद्ध वह था। इसके बारे में हमें कौन बताता? हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जिन्होंने शीश दिया, वो शीश किसके लिए दिया गया? उनके साथी, उन्होंने जिनको आरे से चीर दिया गया, जिनको तपते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, जिनको तपती हुई रेत में तपाया गया, तपते हुए तवे पर बैठाया गया, ऐसे जिन लोगों के बलिदान हुए, वो क्या इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए नहीं थी? हमने भ्रांति स्थापित कर दी, हम तो केवल अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत की गंगा जमनी तहजीब, और हमने ये स्वीकार कर लिया कि वे आक्रमणकारी, यहाँ आक्रमण की अगर चर्चा करनी हो तो इतिहास के हमारे जो बड़े जानकार हैं उन सबको ध्यान हो। इस देश की समृद्धि और इस देश की जो वैभव था, उससे आकर्षित होकर आक्रमण तो इस देश में हम लोग जिस प्रकार से इतिहास की गणना करते हैं 326 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुए। सिकंदर का आक्रमण हुआ, विश्व विजयी बनने निकला था। वह विश्व विजयी सिकंदर इस देश की भूमि से परास्त होकर गए। 712 में सिंध नदी को पार करने के साथ पहला आक्रमण हुआ। हमारे यहाँ युद्ध होते थे, सेनाएं सेनाएं लड़ती थी, राजा लड़ते थे, आम समाज को, सामान्य व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, जिस गांव के आसपास युद्ध हो रहा होता था, उस स्थान में 2-4 गांव की फसल खराब होती होगी, बाकी राजाओं के बीच की युद्ध होते थे, जीत हार होती रहती थी। हम राजपूताना की धरा पर बैठे हैं, जहाँ आए दिन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे। वह शौर्य के, पराक्रम के प्रदर्शन का भी एक माध्यम हुआ करता था, परंतु हमने कभी वैर भाव नहीं। लेकिन जरा विचार कीजिए कि जिस 500 मील को पार करने में 500 वर्ष लगे हों, और उसके बाद कैसे 1 महीने के अंदर सिंधु नदी पार करके सोमनाथ तक पहुंच जाना हो पाया गया। मैंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब के नाम पर जो हमको सिखा दिया गया,
वे तो इसी देश के रहने वाले थे। मेरे पूर्वज हूण थे, कुषाण थे, मंगोल थे, कोई व्यक्ति नहीं कहता। फिर क्या हुआ होगा? युद्ध हुआ होगा, इन सब ने आक्रमण किया। हमारे देश के उस समय के जो शौर्यवान हमारे राजा या हमारे युवक रहे होंगे, उन्होंने उनको भगा दिया। सभी चले गए होंगे, ऐसा भी शायद नहीं हुआ होगा। कुछ रह गए होंगे, उनके कोई नामो निशान इस देश में कहीं भी दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखते? या तो इस देश के पराक्रम ने उनको यहीं पर समाप्त कर दिया, या उनको या परास्त करके अपने देश की ओर वापस भगा दिया, और या तो फिर वे इस देश में यदि रह गए तो इस देश के साथ समरस हो गए। आज कोई बताने वाला कि मेरे पूर्वज शक या हूण या कुषाण या मंगोल थे, आज कोई नहीं होता। परंतु फिर हमें क्यों बताया जाता है कि मेरे पूर्वज तो, हम तो मुगल खान सल्तनत मुगलिया के वंशज हैं, हमारे पूर्वज तो ईरान से, इराक से, अरब देशों से आए थे। आज जितने लोग रह रहे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में वहां से आए थे और उनके वास्तविक वंशज हैं? कुछ तलवार के प्राणों के भय से, कुछ लालच से वे आज अपना धर्म बदलकर, अपने मूल धर्म को त्याग कर, यदि वे अपने आप को उन आक्रांताओं का वंशज बताने में गौरव का अनुभव करते हैं, तो यह भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी भ्रांति। समाज के प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारी है कि वह तथ्य अवश्य सामने रखे। यह बताया जाए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे ऋषि मनीषी, हमारे ज्ञानवान पूर्वज, हमारे देश के शौर्यवान हमारे पुरखे, हमारे देश की ज्ञान की परंपरा। दुनिया के देशों में जब शायद ठीक से वस्त्र पहनना नहीं मालूम था, उन दिनों भी हमारे यहाँ वेद जैसी ज्ञान की अनुपम परंपरा थी। यह सब बताने का काम करने के लिए प्रबुद्धजनों की आवश्यकता। और इसलिए स्वतंत्रता के इस 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी यदि हम उन पुरानी गलत बातों को, तथ्यहीन बातों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार करने वाला विषय है। इसलिए बहुत महत्व की बात इस 75 वर्ष की पूर्ति पर अपने लिए विचारणीय है कि इन भ्रांतियों से हम कैसे उभरें। स्वाभाविक है हमको तथ्य संकलन करने पड़ेंगे। पुस्तकें प्रकाशित हुई है, परंतु मैं प्रश्न पूछता हूँ, वीर सावरकर की जिस पुस्तक का नाम उल्लेख हुआ है, हम में से कितने लोगों के ध्यान में है? हम में से कितने लोगों ने उसका पाठन किया है? भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, 6 खंडों में वीर सावरकर की पुस्तक है। हम में से कितनों ने उसका अध्ययन किया है? हम में से कितनों के ध्यान में है वह पुस्तक? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर सरकारी प्रकाशनों के अलावा जो तथ्यात्मक प्रकाशन हुए, उनके बारे में हमारी जानकारी अत्यल्प है। हमने उसके बारे में कुछ जोड़ने की, जानने की आवश्यकता नहीं समझी। मैं जरा इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड स्टोरी की और चर्चा करता हूं और फिर अगली भ्रांति की। हम अचानक इससे पीड़ित हो गए ऐसा नहीं। कुछ तथ्य और भी एक रूप के साथ मैं आपको बताऊं। इस देश के ऊपर आक्रमण हुआ और ऐसा कहा जाए तो लगभग 700 वर्ष तब भी हो चुके थे जब इस देश में ब्रिटिशर्स का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। उसके पहले यहाँ पर अलग अलग वंशों के कुछ कुछ राज्यों का शासन भारत के कुछ कुछ भाग पर हुआ करता था। इस 1,28,29,00,000 की जनसंख्या के ऊपर 12,500 विद्यालयों का अर्थ है औसतन 1,000 लोगों पर एक विद्यालय यह उपलब्ध था। ये 1826 की स्थिति में। इस 1826 की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए क्या हुआ? ये तब की बात। इस रिपोर्ट का जो अपेंडिक्स है वो कहता है कि मैंगलोर के कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैंगलोर आज भी बड़ा स्थान है और कुछ हिली रीजन्स हैं जिसमें वो नाम लिखता है, उडकमंड, ऊटी कहते हैं हम लोग, कोडाईकनाल, इन स्थानों से रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि मौसम ठीक न होने के कारण से वहां से हमारे कर्मचारी जाकर जानकारी एकत्र नहीं कर पाए। सर्वे कुड नॉट बी कंडक्टेड, ऐसा हो जाए। यानी ये जो औसत है इसमें कुछ हिस्सा छूटा हुआ भी है। कुल मिलाकर औसत की बात करें तो 1,000 व्यक्तियों पर एक विद्यालय चल रहा है। एक
दूसरी बात इसकी रिपोर्ट की, भ्रांति निवारण करना चाहिए। बात नंबर 2, हमको बताया गया कि इस देश की बड़ा दोष था वर्ण व्यवस्था, जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, विकृत होकर, और इसलिए हमारे देश में छूतपात शुरू हो गई। कोई भारतीय नहीं कहता है, कोई संघ वाला, आरएसएस वाला, कांग्रेस वाला, किसी राजनीतिक दल वाला नहीं कहता। टॉमस मुनरो 1826 में लिखता है 24% of the total students learning in these schools are from Brahmin families। मैं जाति का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट में है। केवल 24% विद्यार्थी हैं जो ब्राह्मण परिवारों से हैं। इसका क्या 76% कौन है? इस देश में शिक्षा की व्यवस्था में वर्ण या जाति का उल्लेख नहीं करती है टॉमस मुनरो की रिपोर्ट 1826 में। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। हमको भ्रांति में डाला गया इस देश में एक विशेष वर्ग या जो उच्च वर्ण है, जो सवर्ण कहे जाते हैं, उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करके रखा 1826 में। योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक इसको ऐसा किया गया और 65% इसमें संख्या विच आर फ्रॉम द हीदन कम्युनिटी। ये अंग्रेजी का शब्द जिसके लिए शायद पर्यायवाची शब्द हिंदी में यदि कहा जाए तो शायद शूद्र हो सकता है। हीदन कम्युनिटी ऐसा शब्द टॉमस मुनरो लिखता है। 65% वे वर्ग के लोग हैं जिनको हीदन कम्युनिटी भारत में माना जाता है। ये हमारे यहाँ की शिक्षा की यह स्थिति। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं और वहां पर एक विशेष शब्द उपयोग किया है। महात्मा गांधी ने वहां पर जाकर कहा है, हमारे देश में शिक्षा का एक बहुत सुंदर वृक्ष था, वो जड़ों से उखाड़ फेंका है। हमारे देश के युवाओं को आपने भ्रम के गर्त में ढकेल दिया है। ऐसा महात्मा गांधी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शब्द उपयोग करते हैं। और बाद में महात्मा गांधी के सहयोगी, सर्वोदय में बाद में काम करने वाले ऐसे धर्मपाल जी, जिनका ये जन्म शताब्दी वर्ष भी संयोग से चल रहा है, धर्मपाल जी इसी शीर्षक से पुस्तक लिखते हैं। 10 खंड में पुस्तक है जिसका शीर्षक ही है द ब्यूटीफुल ट्री। धर्मपाल जी आरएसएस वाले नहीं थे। धर्मपाल जी जनसंघ वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, विद्या भारती वाले नहीं थे। धर्मपाल जी गांधी जी के सहयोगी थे, वृद्धाश्रम में रहते थे। सर्वोदय का काम बहुत लंबे समय तक विनोबा जी के साथ भी उन्होंने किया। ऐसे धर्मपाल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस देश में यह जो सुंदर वृक्ष था, उन्होंने बाद में उसका हिंदी अनुवाद, गुजराती अनुवाद, मराठी अनुवाद भी किया है, रमणीय वृक्ष इस शीर्षक से। यह रमणीय वृक्ष जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया। हमको बताया गया कि हमारे देश में सामाजिक विभेद अत्यधिक था। 1826 में टॉमस मुनरो कहता है कि इस देश में विभेद नहीं है, शिक्षा को लेकर कोई अंडर प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, ऐसे लोग जो वंचित रखे गए ऐसे कोई नहीं है। बुखार आने पर कोई सामान्य दवा दी जाती है, बाद में जब 2-3-4 दिन लगातार स्वस्थता रहती है तो सब कहते हैं जाइए जरा ब्लड टेस्ट कराइए, मलेरिया है कि टाइफाइड है, पता लग जाता है। जो पॉजिटिव आ गया फिर उसके अनुसार दवा, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन या जो भी देना वो देना शुरू किया। भ्रांतियां हैं, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी हो सकती है। जितना अधिक पूछते जाएं उतनी लंबी लिस्ट निकलती आ सकती है। करें क्या? अपेक्षित क्या है हम प्रबुद्ध जनों से? एक बात को मैंने 2-3 बार कह दिया, हमें तथ्यों को जानना, समझना और अपनी अगली पीढ़ी को अवगत कराना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में, क्योंकि इसको लेकर कोई भी व्यवस्थित संदर्भ युक्त साहित्य उपलब्ध नहीं है। जो है वो या तो आज प्राप्त नहीं होता, प्राप्त होता है तो हमारा अध्ययन का, स्वाध्याय का स्वभाव कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर आने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारियां, उनकी कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं होती है। फिर भी उसमें से कुछ बातें हमको चुननी चाहिए, अपनी अगली पीढ़ी को बतानी चाहिए। हमको बताया गया उन लोगों के नाम जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। कुछ प्रमुख नाम अगर हम बैठकर सूची बनाने लगे तो शायद कुछ 100 नामों तक पहुंच सके, परंतु जिन्होंने जीवन अपना आहूत कर दिया ऐसे कितनी बड़ी संख्या होती है।
स्थान स्थान पर आंदोलन। हमें एक और भ्रांति बताई गई, पूरे देश में आंदोलन नहीं था। 1857 रहा हो और चाहे 1920 रहा हो। 1857 में देखिए मध्य प्रदेश में सिंधिया नहीं शामिल थे। देखिए उत्तर भारत की 3 बड़ी रियासतें नाभा, जींद और पटियाला इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे उसका कारण नहीं बताया जाता। कारण उसके पीछे जो है, अगर हम उसकी मीमांसा करें तो ध्यान में आता है। नाभा प्रचंड युद्ध स्वतंत्रता के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। कबायली आक्रमण के नाम पर जम्मू के कश्मीर के उस हिस्से में जिसको आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाने लगा है, वो पाक ऑक्यूपाइड या पाक अधिकृत कश्मीर है या पाक आक्रांत कश्मीर है। अवैध कब्जे वाले उस कश्मीर के भाग के बारे में हम आज चर्चा नहीं करते। भारत का वह भाग हमसे आज भी कटा हुआ है, उसके बारे में भी अपनी अगली पीढ़ी को बताना। विभाजन की वह त्रासदी जिन्होंने झेली वो पीढ़ियां आज समाप्त होने की कगार पर हैं। जिन्होंने वे कष्ट भोगे वे आज जीवन उनके पूरे हो गए होंगे, परंतु जो आज भी वहां पर गुलामों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस पाक आक्रांत कश्मीर के बारे में जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, वह हमारी अगली पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को, किशोरों को मालूम होने चाहिए। यह भी बताने की अपने को बहुत आवश्यकता है। आसपास जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके अनेक स्थानों पर हम देखते हैं क्रांतिकारियों के या हमारे नेताओं के मूर्तियां स्थापित की जाती। वर्ष में एक बार उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि, अधिकतम एक बार 2 बार उनके पास कोई जाता, माल्यार्पण कर देता, फोटो खिंचवाकर अगले दिन के समाचार पत्रों में छप जाते। वर्ष पर्यंत उनके ऊपर साफ सफाई की चिंता करने वाले कोई नहीं होते। उनकी मूर्तियों की देखभाल नहीं होती, टूट फूट होती रहती है, रंगाई पुताई की कोई चिंता नहीं करता है। क्या हम समाज के प्रबुद्ध वर्ग, कुछ लोगों को, हम बहुत सारी एनजीओ चलती हैं, बहुत सारे संगठन चलते हैं, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, वो क्या, या विद्यालय हैं हमारे, वे क्या किसी एक महापुरुष की उस मूर्ति के वर्ष पर्यंत देखभाल, सप्ताह में एक दिन कुछ लोग जाएंगे, वहां की साफ सफाई की चिंता करेंगे, उनमें जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत की चिंता करेंगे। इसको यदि चिंता कर ली गई तो यह भी इस 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव में उनके प्रति एक बहुत बड़ा हमारा भावनात्मक, उन्होंने अपना जीवन लगाया। हम सप्ताह में 1 घंटे का समय, क्या हम में से कुछ लोग मिलकर उनके बारे में विचार कर सकते हैं? जब उनके साथ जाएंगे, अगली पीढ़ी हमारे साथ जाएगी, तो उनके मन में भी भावनात्मक यह बातें आएंगी। 75 वर्षों में सब कुछ गलत हुआ, खराब हुआ, ऐसा नहीं। 75 वर्षों में विविध क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है। आज पिछले 20-25 वर्षों से दुनिया के सभी देशों इंक्लूडिंग यूएसए खाद्यान्न उत्पादन लगातार घट रहा है। भारत में लगातार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आप अगर उठाकर देखें, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम देखिए, उनके सीईओ या उनके जो बड़े अधिकारी हैं, वो सब भारतीय मूल के हैं। विदेश में रह रहे होंगे भले ही, परंतु वे भारत के रहने वाले लोग हैं। वहां जाकर वो भारत का मान बढ़ा रहे हैं। उनके बारे में बताने, भारत की टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में, परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, उनके बारे में भी अगली पीढ़ी को 75 वर्ष में हमने केवल गंवाया ऐसा नहीं, 75 वर्ष के प्रति भारत के प्रति गौरव का भाव विकसित करने वाली भी कुछ बातों की जानकारी अर्जित करना और अपनी अगली पीढ़ी को बताना, यह भी इस 75 वर्ष के पूर्णता के समय अपने को ध्यान में रखने की बात है। सुना होगा, आज से करीब 25-30 वर्ष पहले अमेरिका ने भेड़ को क्लोन द्वारा निर्मित किया। वास्तविक प्रजनन नहीं था, क्लोन के माध्यम से एक भेड़ बनाई थी, डॉली नाम था उसका। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हमारे लिए कैसी गौरव की बातें हो सकती। डॉली की आयु 24 वर्ष रही, 24 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्लोन से बनाई गई थी। परंतु 24 वर्ष में डॉली में प्रजनन क्षमता नहीं थी, यानी वो अपनी अगली पीढ़ी तैयार नहीं कर सकी। भारत में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है। उन्होंने 2001 में क्लोन द्वारा एक भैंस बनाई। स्वाभाविक प्रजनन प्रक्रिया से नहीं,
क्लोन द्वारा उन्होंने एक भैंस बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा गरिमा। 3 वर्ष पहले उस गरिमा की एक महिमा का भी जन्म हुआ। दुनिया के वैज्ञानिक प्रजनन क्षमता युक्त क्लोन से निर्मित नहीं कर पाए। भारत के वैज्ञानिकों ने भेड़ के स्थान पर भैंस तैयार की। प्रजनन करने की क्षमता से युक्त भैंस, उसकी एक संतान जिसका नामकरण बाद में महिमा गरिमा, ऐसा माता पुत्री का नाम वहां पर है। अभी भी लोग देखने आते हैं, विदेशों के वैज्ञानिक देखने आते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कैसे कर दिया। स्वतंत्रता ने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, परंतु क्या हम स्वतंत्र के साथ जुड़ पाए? ये तंत्र हमारा है क्या? किस व्यवस्था के अंतर्गत हम देश चला रहे हैं? अगली पीढ़ी के सामने यह प्रश्न अवश्य आना चाहिए। इस स्वतंत्र में स्व यानी मेरा, अपना, निजी, ओन, यह क्या है? हमारी शासन व्यवस्था हमारी अपनी है क्या? हमारा वेशभूषा, मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं, 800 वर्ष में इस देश में इस्लाम के अनुयायियों का शासन रहा। आज भी शौक में भी हम में से कोई ऊंचा पजामा, नीचा कुर्ता, गोल टोपी लगाकर नहीं होता। हम में कोई भी बच्चों को लाड़ से नहीं कहता बेटा मुझको अब्बा जान कहो, अम्मी जान कहो, मामू जान, मोमानी जान, खालू जान, खाला जान कहो, नहीं कहते। 90 वर्ष के शासन में, वास्तव में तो कहा जाए तो 1857 से 1947 तक के 90 वर्ष के शासन में घर घर कोट पैंट टाई पहुंच गई, घर घर मम्मी डैडी अंकल आंटी पहुंच गए। हमारा वैचारिक दासता में हमें ढकेलने का काम इस ब्रिटिश शासन ने किया है। उससे हम मुक्त हो पा रहे हैं क्या? भाषा में, भूषा में, जीवन पद्धति में, जीवन की दृष्टि में, जीवन के व्यवहारों में, हमारी परंपराओं में आज हमारी अगली पीढ़ी क्या गौरव के साथ ये कह सकती है कि मैं पूरी तरह से भारतीय हूं, मैं भारतीय जीवन दर्शन को, भारतीय जीवन पद्धति को, मैं अपने आचार व्यवहार को, मैं अपनी रीति रिवाज परंपराओं को, मैं अपने शौर्यवान पूर्वजों को, मैं अपने ऋषि मनीषियों को, मैं अपनी ज्ञान परंपरा को, मैं इस देश की भूमि को, अपनी मातृभूमि को अपनी माता मानता हूं और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं का भोग कर रहे हैं। कहने को यह सरकार हमारी हो सकती है, परंतु यह जो सारी बातें हैं इसको विचार करने की आवश्यकता है। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रचार मंत्री था गोइबल्स, वो एक बात कहा करता, बड़ी प्रसिद्ध कहावत जैसी बन गई है वो, यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। हमारे सामने भी जिन भ्रांतियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, यह सब हमने इतनी बार सुन ली है, पढ़ ली है, जान ली है कि हमको लगता है यही सत्य। इन सत्य को पहचानना, सत्य को खोजना, यह आज 75वें वर्ष में स्वतंत्रता की बहुत आवश्यक हो गया है। एक और बात कही जाती है, जब तक सत्य अपने जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया की परिक्रमा पूरी कर चुका है। हम इतने वर्षों से इस झूठ की परिक्रमा में ही घूम रहे हैं, माया जाल में। इसलिए सत्य को पहचानना, सत्य को प्रचारित करना, यह आज हमारी प्राथमिकता यदि नहीं होगी तो 75 वर्ष के कार्यक्रम हो जाएंगे। वर्ष भर चल रहे हैं, 15 अगस्त को तो 75 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे और हमारे पास ये 2-3 महीने का समय है। मेरा निवेदन है, अपने अपने स्थान पर इस आजादी के 75 वर्ष के महापर्व को ध्यान में रखते हुए इस नए पीढ़ी के लिए जन जागरण के, उनके विचार के जागरण के, उनको इस देश के साथ जोड़ने के इस काम में यदि हम अपना कुछ प्रयास करेंगे, हमारे पास ये 2-3 महीने का हिस्सा। स्वतंत्रता का यह वह वर्ष है जिसको जुबली के नाम पर गिना जाता है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष होगा। भगवान हम सबको लंबी 150-200 वर्ष की आयु दे, परंतु जरा विचार कीजिए कि जब 100 वर्ष पूरे होंगे भारत की स्वतंत्रता को 2047 में,
तो हम में से कितने होंगे और जो होंगे वे कितने सक्रिय हो सकेंगे। इस वर्ष जो कुछ करना अपेक्षित है वह अपने को इस वर्ष सोचकर करना होगा। पूरी अगली पीढ़ी को उनके बारे में बताएं तो स्वाभाविक रूप से हम स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर हम भारत की अगली पीढ़ी के सोचने के उसके दृष्टिकोण में हम बहुत व्यापक परिवर्तन कर सकेंगे। इन सारी बातों को यदि हमने विचार किया तो मुझे लगता है कि इस सत्य को हम पुनः जागृत कर सकेंगे। इतना निवेदन करते हुए और यह सामर्थ्य हमको प्राप्त हो ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप सभी ने धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना। इस सब के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए और प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। की भ्रांतियों पर बृहद प्रकाश डाला, नई शिक्षा पद्धति पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया और जिस राजपूताना के उन गौरवपूर्ण क्षणों की ये बात कर रहे थे जिन नायकों को हम भूल गए हैं, तो बूंदी के संदर्भ में मुझे याद आता है कि हम रोज कैंसिंग चौराहे से निकलते हैं और वहाँ एक महापुरुष की मूर्ति लगी है जो स्वतंत्रता का पुजारी था, जो अपनी तुलिका से लिखता है कि किला न देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बडारी माए। मैं उनको प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भगवान जी बिरला अध्यक्ष माहेश्वरी समाज से निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपना उद्बोधन उद्धृत। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में नमन। स्वाधीनता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव पर आयोजित इस प्रबुद्ध जन गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर साहब लक्ष्मण लाल जी, विद्या भारती शिक्षा संस्थान बूंदी के अध्यक्ष श्री त्रिभुवन जी शर्मा तथा इस गोष्ठी में इस अमृत महोत्सव की भूमिका को हमारे बीच रखने के लिए पधारे मुख्य वक्ता भाई साहब अवनीश जी भटनागर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ प्रबुद्धजन। यह अमृत महोत्सव आयोजन एक माध्यम है उन बलिदानी देशभक्तों के प्रति अपना आभार प्रकट करने का जिनके त्याग व बलिदान से ही आज हम स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें हर एक राज्य हो या क्षेत्र संपूर्ण भारतवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन जब उनके योगदान को याद करने की बारी आती है तो इसे कुछ लोगों के योगदान तक ही सीमित कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि उनको भी याद करने का दायित्व हमारा बनता है जो किसी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं बने किंतु उस देश के लिए, मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सम्मान प्रदान करें, उनके प्रति आभार प्रकट करें। विगत कुछ वर्षों में हमने इस देश में बहुत परिवर्तन देखे हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया भारतीयता के संदर्भ में रहे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। महर्षि अरविंद ने कहा था कि अब भारत को जागना होगा, न केवल स्वयं के लिए बल्कि विश्व मानवता के लिए भी। इसलिए परिवर्तन की ये प्रक्रिया सनातन संस्कृति से जुड़कर जारी रहनी चाहिए। यह प्रक्रिया क्योंकि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा की नजरों से देख रहा है। हमें भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा। भारत प्रेरणा देवे क्योंकि आज के जो नई उम्र के बच्चे हैं वो शायद अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब, भाई श्री त्रिभुवन जी और सभी विराजे भाइयों बहनों, सम्मानित बंधु, आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही अनुशासित, जिस तरह से आपने वक्ताओं को सुना और आपको जो उद्बोधन दिया उसके लिए मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए कार्य करें और हमें जो भी कार्य दिया जाता है उसको मन से जिम्मेदारी से पूरी करें। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जो
ज्ञानवर्धन हमें प्रदान किया है उसको हम हमारी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। सभी की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं। पुनः सभी श्रोताओं का, मंजा सिंह अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।